हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला टॉपिक किसी भी बच्चे के लिए जिसको अकाउंटिंग करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी एंट्रीज की होगी बट आज शायद आपको ये आइडिया नहीं होगा ये हम क्यों करते हैं। आज हम उन चीज़ों को समझ लेंगे। आप लोगों को पता है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है जब वो ओकर होती है। हमें ये नहीं देखना होता कि हमें कैश मिला या नहीं मिला, ठीक है ना। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्सपेंस या इनकम एक्रू हो जाएगा तो हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। वो नॉर्मल है मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल बेस्ड से, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपने अभी नहीं दिया होगा। ड्यू टू द एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। एक मैंने यहाँ पे एक्रूअल बेसिस लिखा और मैचिंग कंसेप्ट बोला। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं उस पीरियड के रेवेन्यू के लिए, जिस पीरियड का आप रेवेन्यू लेते हो तो उस रेवेन्यू के साथ जितने भी एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल है वो उसी पीरियड में जाने, उन्हीं रेवेन्यूज के साथ जाने चाहिए। दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। ये हमने अच्छे से कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा एक चीज़, दो चीज़ें होती है, एक रेवेन्यू होता है और एक्सपेंस होता है। अब मैं बेसिस बना रहा हूँ एडजस्टमेंट एंट्रीज का। रेवेन्यू होता है और एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू को हम क्या करते हैं ज़रा मुझे बताओ दोस्तों। सर रेवेन्यू को हम अर्न करते हैं और एक्सपेंसेस को हम इनकर करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू को हम अर्न करते हैं और एक्सपेंस को हम इनकर करते हैं। और एक्रूअल दोनों जगह लगता है। रेवेन्यू भी एक्रू हो सकता है और एक्सपेंस भी एक्रू हो सकता है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, मतलब द करेक्ट वर्ड इज रेवेन्यू हम अर्न करते हैं और एक्सपेंस हम इनकर करते हैं। लिटरल इंग्लिश मीनिंग जो होता है अर्न और इनकर का वही रहेगा। जब अर्न करेंगे फिर सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा सर, यहां हमें पैसा मिलना चाहिए कायदे से, यहां हमें पैसा मिलना चाहिए और यहां पे हम एक्सपेंस में पेमेंट करेंगे। अब अकाउंटिंग एंट्री जब तुम करोगे, जब तुम अकाउंटिंग एंट्री करोगे मेरे दोस्तों, वो तो तुम क्या करोगे, जब तुम ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री सबसे पहले करोगे वो आप देखोगे पहले अर्न हो गया कि रिसीट हो गया। अगर रिसीट हो गया पहले तो आपने तब अकाउंटिंग एंट्री कर दी। अगर रिसीट नहीं हो गया बट इस पीरियड से पर्टेन कर रहा है, अर्न हो गया, तो आप अर्न की एंट्री तो करोगे। इसी तरह से एक्सपेंस की, इनकर की एंट्री तो करोगे और पेमेंट अगर पहले होगा तो पेमेंट की एंट्री तो करोगे। बट अगर उसने आपने खर्चा माना पूरा, अगर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया और आपने उसको पेमेंट माना, ठीक है ना, बाद में पता चला वो तो इस पीरियड का एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो अगले पीरियड का एक्सपेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले ही ठीक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री कब आएगा, जब आपने पहले उसको नॉर्मल खर्चा माना है, बाद में पता चला यार ये तो मैचिंग कंसेप्ट से खर्चा आना नहीं चाहिए, तब आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। वहां पे जो क्वेश्चन आया था वो एडजस्टमेंट एंट्री का लिखा था और बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए क्योंकि उनने नॉर्मल एंट्री को फुल कर दिया था, एंट्री कर दिया था, बाद में आपको उसको एडजस्ट करना था। तो अकाउंटिंग एंट्री, आप अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहे हैं, वो दोनों में से जो भी पहले ट्रिगर हो जाएगा, अर्न और रिसीट, हम एंट्री करेंगे। बट एक्रूअल बेस्ड क्या बोलता है कि इस पीरियड में जाएगा अर्न बेसिस पे, रेवेन्यूज अर्न बेसिस पे जाएंगे और एक्सपेंसेस इनकर बेसिस पे जाएंगे। पेमेंट मिला है, पेमेंट पे करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हो सकता है कि आपने रिसीव पहले लग दिया, मैं पढ़ाता हूं और हो सकता है बच्चे ने मुझे एडवांस में फी दे दी, तो रिसीट तो आ गई, क्या मेरी इस साल की इनकम बनेगी? द आंसर इज नो। मैं तो सर्विस, सपोज उसको बोलूंगा मैं 1 अप्रैल से तुझे पढ़ाऊंगा, तो अगले साल में जाना चाहिए, बट उसने एडवांस मुझे आज दे दिया, आज 22 तारीख है, तो क्या मैं उसको इनकम मानूंगा इस साल की? नहीं सर। और अगर मैंने उसको ट्यूशन फी में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिट ट्यूशन फी, एट 31 मार्च को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी। तो जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ड्यू टू द कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं पेमेंट के बारे में एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैंने क्या कर दिया, हमारी बिजनेस की बिल्डिंग है और हमारे बिजनेस का कार है, सपोज इन दोनों का मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया। सपोज मैंने 1 अक्टूबर को मेरे दोस्तों इंश्योरेंस पे कर दिया, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम बन गया इन दोनों का 10,000 रुपया। 10K मीन्स 10,000।
जब 10,000 का इंश्योरेंस बना मेरे दोस्तों, तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, उसने देखा सर 10,000 का खर्चा हो गया, उसने एंट्री कर दी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 10K, K मीन्स 1000। उसने अकाउंटिंग एंट्री कर दी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया 1 अक्टूबर को पे, और आपको पता होगा इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरे 1 साल के लिए रहता है, पूरे 1 साल के लिए रहता है। तो ये 30 सितंबर तक का इंश्योरेंस हमने पे कर दिया। बीच में आ जाएगा मेरे दोस्तों, बीच में आ जाएगा आपका 31 मार्च। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है 10,000, और आप जो ही आप बोलोगे कि इंश्योरेंस तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती पीएनएल में जाएगा, और आप जो ही इंश्योरेंस का खर्चा 10,000 ट्रायल बैलेंस से उठा के पीएनएल में डेबिट करोगे 10,000, तो मैचिंग कंसेप्ट आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा सब कुछ ठीक है, आपने खर्चा कर दिया 10,000, बट हम आपको 10,000 का खर्चा इस साल के रेवेन्यूज के साथ जाने नहीं देंगे। क्यों? मैं बोलूँगा क्यों नहीं जाने दो, मैंने तो पे कर दिया 10,000, ये रही 10,000 का वो जो मैंने प्रीमियम पे कर दिया, उसकी रिसीट इंश्योरेंस वालों से। तो वो बोलेगा नहीं, रिसीट अपनी जगह, ये 10,000 का खर्चा जो आपने 1 अक्टूबर को किया है सर, इसका बेनिफिट तो आप 1 साल लोगे ना सर, इसका बेनिफिट आप इतने पीरियड के ले रहे हो, और मैं जो अभी बैलेंस शीट बना रहा हूं वो इस पीरियड तक की बना रहा हूं। तो मैचिंग कंसेप्ट मुझे बोलेगा लतीफ सर ठीक है आपने 10,000 का प्रीमियम दे दिया, बट बेनिफिट तो उस खर्चे का आप इतना ही ले रहे हो ना, इस साल बेनिफिट तो इतना ही ले रहे हो, बाकी बेनिफिट तो इस पीरियड में ले रहे हो। तो जो जिस चीज़ का बेनिफिट जो 5,000 में अगर लगाऊंगा, जो 5,000 आप सर अगले साल में बेनिफिट लेने वाले हो इंश्योरेंस प्रीमियम का, इस प्रीमियम की सिक्योरिटी है जो भी है वो मैं अगले साल के लिए ले रहा हूँ 5,000 का, तो 5,000 इस साल लूंगा। तो मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा सर इस साल के पीएनएल में 5,000 का ही खर्चा जाना चाहिए, सर आप गलत कर रहे हो। एंड मैं बोलता हूँ हाँ भाई तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि इस साल का तो 5,000 ही जाना पड़ेगा। अब मैंने जो इंश्योरेंस का खर्चा 10,000 डाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल 5,000 ही खर्चा जाना चाहिए। तो मैंने जो 10,000 का खर्चा माना है, तो मैं इसमें से ये 5,000 जिसका बेनिफिट मैं अगले साल ले रहा हूँ वो लेस करूंगा। क्यों सर? मैचिंग कंसेप्ट पिट जाता है यहाँ पे अगर मैं इसको भी पीएनएल में लूंगा। क्यों? ये वो खर्चे हैं जो जिसका बेनिफिट मैं अगले साल लूंगा, तो ये उस पीरियड के खर्चे बनेंगे, इस पीरियड के नहीं बनेंगे। तो ये जो एडिशनल 5,000 मैंने एक्सपेंस माना है, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मैंने एडवांस दे दिया। ये जो एक्सपेंस मुझे अगले साल का होना है, ये मैंने प्री पे कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी की टर्म्स ही वैसी है। तो बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5,000 में प्रीपेड एक्सपेंस मानूंगा। मैं एडवांस में कोई खर्चा कर दिया तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री करूंगा मैं, इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री वो करूंगा मैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000। तो इंश्योरेंस का खर्चा मैंने 10,000 माना है, तो इंश्योरेंस मेरा 5,000 ही है, तो 5,000 से मैं उस खर्चे को कम करूंगा। तो एक्सपेंस को जो कम करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब इंश्योरेंस अकाउंट जो है एक्सपेंस, उसमें कितना बचा सर? पहले 10,000 का डेबिट किया था, फिर 5,000 का क्रेडिट कर दिया, तो वहां पे 5,000 ही बचा। इसके बाद अगर मैं पीएनएल या बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा मेरे दोस्तों, तो यहां पे इंश्योरेंस जाएगा कितना खर्चा, टोटल 5,000 जो इस पीरियड का है, ठीक है ना। तो इन 10,000 में से सिर्फ 5,000 जाएगा। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मेरे दोस्तों, तो बैलेंस शीट में मेरा एक एसेट रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 का। क्यों सर? ये आपने एडवांस में पे कर दिया, तो ये आपका एसेट बनता है। जो भी चीज़ आप एडवांस में पे करते हो वो एसेट बन जाती है आपकी। इट इज़ एज गुड एज आप समझ लो कि ये तो कैश ही है आपका। तो फिर अगले साल के लिए एडजस्ट करते हो, अगले साल के लिए इस 5,000 को आप एडजस्ट करोगे। जब अगला साल आएगा मेरे दोस्तों, जब 30 सितंबर आएगा मेरे दोस्तों, फिर आप क्या करोगे?
जब 30 सितंबर आएगा मेरे दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, फिर आप और इंश्योरेंस लोगे नेक्स्ट साल के 30 सितंबर तक। हो सकता है उस साल का जो आपका प्रीमियम है वो 8,000 हो गया, आपने 8,000 पे कर दिया, फिर आप मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये 8,000 तो पूरे साल के लिए है, तो इस साल के 31 मार्च के लिए तो टोटल खर्चा 4,000 है, 4,000 तो वो है, तो सिर्फ ये 4,000 जाएगा इस साल, और ये जो 5,000 का आपने प्रीपेड माना था वो भी तो इस साल का खर्चा है। तो अब इस साल का खर्चा कितना जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा उसका खर्चा कितना जाएगा सर, उसका खर्चा जाएगा ये 5,000 जो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का जो आपने पिछले साल पे कर दिया था, और ये 4,000। तो अकाउंटिंग एंट्री फिर कैसे हो जाएगी मेरे दोस्तों, सर ये 5,000 मैंने प्रीपेड माना है, तो अब इस पीरियड का एक्सपेंस है, तो नेक्स्ट साल में क्या करूंगा, चाहे 1 अप्रैल को या किसी भी टाइम को आप एंट्री करोगे, 1 अप्रैल को या बाद में अकाउंटिंग पीरियड में, ये प्रीपेड एक्सपेंस को आप एक्सपेंस मानोगे, तो आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आप खत्म करोगे जो डेबिट पड़ा था, और इंश्योरेंस का खर्चा मानोगे 5,000 ये, और फिर आपने 8,000 पे कर दिया, तो आप एंट्री करोगे फिर 8,000 की पेमेंट जब आपने कर दी, तो आपने एंट्री की होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश 8,000, तो आपने 8,000 का खर्चा डाला। बट मैचिंग कंसेप्ट की वजह से फिर बोलोगे नहीं इस साल तो 4,000 ही है, 4,000 अगले साल का है, तो जो अगले साल का 4,000 है उसको क्या करोगे, प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, तो आप एंट्री करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 31 मार्च को, ये आपने 30 सितंबर को एंट्री कर दी। ये आप 31 मार्च को भी करते हो नेक्स्ट साल, या आप 1 अप्रैल भी कर सकते हो। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट 4,000, तो इस साल का टोटल खर्चा जाएगा, इंश्योरेंस आपने डेबिट किया 5,000, फिर 13,000, 5 और 8 13,000, फिर उसमें से 4,000 लेस कर दे, तो 9,000 इस साल का खर्चा जाना चाहिए। तो जरा मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं, 9,000 जाना चाहिए। हाँ सर, 5,000 आपका प्रीमियम है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और उसके बाद के लिए आपका प्रीमियम है सिर्फ 4,000 रुपया, तो टोटल आपका खर्चा जाना चाहिए 9,000। ये कैसे आप पॉसिबल कर पाया, जब हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज करती है। तो जितनी भी ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट, वो सारी हम डिस्कस करेंगे, जो भी मोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है, बहुत ही आसान। तो इसके लिए करेक्ट आंसर था, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस आप बोलोगे एक्सपेंस को क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सर उसको ट्रांजैक्शन जब पेमेंट की होती है तब सारा डेबिट किया होता है। इसी तरह से सैलरी होता है आउटस्टैंडिंग, या आपकी कोई इनकम एक्रू हुई होती है, ये एक्रूड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सब की हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, एक एक चीज़ को हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, तो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही लॉजिक है। सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है मेरे दोस्तों, सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आती है। अब देखो, आप लोग में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा कि सर परचेजेस और सेल्स जो है सारे रियल अकाउंट्स है कि नॉमिनल अकाउंट्स, होता है आपको डाउट कि नहीं होता है? उसमें मैंने आपको बता दिया, मेरा स्टैंड है कि ये नॉमिनल है। तो उसमें अगर मैं जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ये नॉमिनल है या रियल है, क्यों है ऐसा? जब आप बोलते हो कि परचेजेस क्या होता है मेरे दोस्तों, परचेज में पकड़ लूंगा मैं। सर परचेज होता है वो गुड्स जो हम परचेज करते हैं, तो उसको हम परचेजेस रखते हैं। तो अगर मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मैंने जो खरीदता हूं बेचता हूं, तो मोबाइल जो मैंने खरीदा होगा बिजनेस के लिए, तो वो मोबाइल क्या रहेगा बेचने के लिए, तो वो मेरा क्या है, गुड्स। अब गुड्स तो आपके एसेट्स होते हैं अगर आप एक एंगल से देखोगे, तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट है जो इसको क्या बोलते हैं, एसेट है, वो बोलते हैं ये रियल अकाउंट है। और जब ये आपके बिजनेस में आता है गुड, तो आप बोलते हो डेबिट वर्ड कम्स इन। हाँ, नाम रखते हो परचेजेस का, तो आप परचेजेस को डेबिट करते हो। और कुछ बोलते हैं नहीं, परचेजेस तो एक्सपेंस है, अल्टीमेटली यू बाय देम फॉर द रीसेल पर्पस, दिस योर एक्सपेंस, तो आप परचेज अकाउंट को एक्सपेंस मानते हो नॉमिनल के हिसाब से, डेबिट ऑल एक्सपेंस। दोनों तरीके से अकाउंटिंग एंट्री ठीक होती है, बट मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से ज्यादा बिलोंग करता हूं, मतलब सेटिस्फाइड हूं, जो ये बोलते हैं कि ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपने परचेज को, हम क्या करते हैं, हम परचेज को एसेट एक्सपेंस मानते हैं। तो मैंने अगर पूरे साल की परचेजेस 10 लाख रुपया कर दी, तो मैं एंट्री करता हूं हर बार जब मैं परचेज करता हूं, चाहे कैश में या क्रेडिट में, तो मैं एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट
10 लाख रुपया टू कैश टू क्रेडिटर, जो भी होगा 10 लाख रुपया। तो मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, मैंने पूरे परचेजेस को खर्चा माना। क्या ये गारंटी है कि मेरा पूरा 10 लाख का माल बिकेगा? द आंसर इज नो सर, ये गारंटी नहीं है कि 31 मार्च को आपका पूरा माल बिका होगा 10,000 का, 10 लाख का। तो जो माल बचा होगा, तो आपने जब इस परचेज को पूरे को खर्चा माना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपेंस को आपने एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका प्रॉफिट गलत निकलेगा। आपने परचेज 10 लाख का किया था, आप 10 लाख से इसको डेबिट खर्चा नहीं मानोगे, खर्चा आप उतना ही मानोगे एट द एंड जो एक्चुअल में हुआ है। तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप एक्चुअल हो गए, तभी आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करोगे, आपका जीपी निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो हम क्या करते हैं फिर, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, हम परचेज तो सारा खर्चा मान के ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, जो माल बचा होगा उसको हम बोलेंगे क्लोज स्टॉक। तो फिर उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कैसे करते हैं। तो सपोज पता चला मेरी दुकान में एट द एंड 2 लाख का माल बचा हुआ है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख रुपया। तब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। आपने क्या किया, परचेज को खर्चा मान के पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया, तो आपने ट्रेडिंग परचेज को फिर ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया 10 लाख से टू परचेज को अब खत्म कर दिया नॉमिनल अकाउंट को। तो आपने डेबिट खर्चा कर दिया 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया। तो बट अल्टीमेटली खर्चा तो 8 लाख हुआ है, तो आप क्रेडिट करोगे 2 लाख रुपया। ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डेबिट किया 10 लाख रुपया, हालांकि 8 लाख से डेबिट होना था, ठीक है, आपने 10 लाख का पूरा डेबिट किया। अब आप क्या करोगे, 2 लाख का क्रेडिट करोगे। तो आपने क्या किया, एडजस्ट कर दिया ना उस 10 लाख को विद दिस 2 लाख, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप बोलते हैं नहीं 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो आप एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो 2 लाख से, और अल्टीमेटली खर्चा जो है मेरे दोस्तों फिर वो जाता है कितना सर, खर्चा फिर जाता है आपका 8 लाख का। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे परचेजेस, सपोज मैं इसी साल की बात करता हूँ, इसी साल मैंने बिजनेस किया, परचेजेस 10 लाख, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, तो 10 माइनस 2 टोटल खर्चा कितना गया, 8 लाख। और यहाँ पे फिर सेल्स मेरी हो जाएगी सपोज 15 लाख या 13 लाख, फिर मेरा जीपी निकलेगा 5 लाख, एज्यूमिंग मेरा ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। फिर एक क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। फिर हम बोलेंगे इस साल जो बेचा होगा, परचेजेस पूरा बेचा होगा, मानेंगे कि परचेज को पूरा डेबिट करेंगे, और जो ओपनिंग स्टॉक है हम मानेंगे ओपनिंग स्टॉक को बेचा होगा, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक बनता है, एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद फिर आप ओपनिंग स्टॉक को कहां पे लेते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। तो वो भी आपने फिर अगले साल का खर्चा माना, परचेज को सारा खर्चा माना, फिर जो क्लोज स्टॉक बचा होगा उसको वापस क्रेडिट करते हो। इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो मेरे दोस्तों, एडजस्ट करते हो। आप आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री आ गया। तो 2 तरीके होते हैं, आप करते हो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, आप बोलते हैं कि आपने परचेजेस 10 लाख का दिखाया ना, नहीं अल्टीमेटली तो आपने 8 लाख का ही बेचा है, तो आप क्या करते हो, इस परचेज को डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते हो। उस केस में आप एंट्री क्या करते हो, उस केस में आप क्या एंट्री कर सकते हो, आप यहां पे और कर सकते हो, आप परचेज को आप उस केस में क्या एंट्री करते हो, आप यहां पे एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू परचेज अकाउंट। तो आपने क्या किया, परचेजेस पहले पूरा खर्चा माना, फिर परचेज को एडजस्ट कर दिया, जितना खर्चा नहीं हुआ था, 2 लाख का खर्चा नहीं होता, तो वो आपने एज एन एसेट माना क्लोजिंग स्टॉक। और वो स्कूल ऑफ थॉट पूरे को पहले एसेट मानते हैं, फिर उसमें से खर्चा लेते हैं। मैं बोलता हूं नहीं, हम सारे को एक्सपेंस मानेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, जिस तरह से हम बाकी खर्चों और बाकी रेवेन्यूज को करते हैं। तो तभी मैं ज़्यादा उस स्कूल ऑफ थॉट के फेवर में हूं जो परचेज और सेल्स को क्या मानते हैं, नॉमिनल मानते हैं, और उनको एक्सपेंस है इनकम मानते हैं। तो मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं परचेज को पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लूंगा, बल्कि पहले परचेज को एडजस्ट करूंगा जितना मुझे एक्चुअल में सेल हुआ है। तो मैं बोलूंगा मेरा 2 लाख ही परचेज एक्सपेंस है, ये 8 लाख का ही परचेज एक्सपेंस है, 2 लाख का एक्सपेंस नहीं है। तो मैंने एंट्री कर दी क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब अल्टीमेटली परचेज में कितना रहा सर, परचेज में 8 लाख रहा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाना चाहिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट में फिर 8 लाख जाना चाहिए। फिर एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख टू परचेजेस 8 लाख।
अब मुझे बताओ, जब आपने अब परचेज को एडजस्ट कर दिया, अब ट्रेडिंग अकाउंट में 8 लाख का खर्चा जाना चाहिए था, ट्रेडिंग अकाउंट में 8 लाख का ही डेबिट गया, तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे? द आंसर इज नो। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में 8 लाख का खर्चा जाना था, ट्रेडिंग अकाउंट में 8 लाख का खर्चा गया, अब क्लोजिंग स्टॉक को वहां पे लेने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस ऑलरेडी आ गया, तो इसको फिर आप डायरेक्टली कहां पे लेते हो? बैलेंस शीट में। तो आपके पास दो तरीके, अगर मैं यहां पे देखूंगा, एक तरीका है आप ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा परचेज को लोगे और वहां से ट्रेडिंग अकाउंट से 2 लाख रुपया क्रेडिट करोगे। दूसरा तरीका, आप पहले ही परचेज से 2 लाख रुपया कम करो और फिर जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा 8 लाख लोगे। इस केस में दूसरे वाले केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा मेरे दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ये आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। इस केस में ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि आपने परचेज को पहले एडजस्ट नहीं किया। आई होप आपको ये समझ आ गया, बहुत ही आसान है ये चीज़। और बैलेंस शीट में तो दोनों जगह आएंगे क्योंकि एसेट है। तो यहाँ पे समझ आया कि परचेज को हम पहले पूरा एक्सपेंस मानते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना हमें माल बचा होता है उसको एडजस्ट करते हैं। ये थी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ठीक है। दूसरा था प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी, जो ऊपर इंश्योरेंस वाले एग्जांपल, तो मेरा एसेट कहलाता है जितना मैंने खर्चा, मतलब जो एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ था बट मैंने पहले ही पेमेंट कर दी। तो मैचिंग कंसेप्ट सब जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में जाएगा। डिफरेंशियल को प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। फिर मैंने दिखाया अगले साल वो कैसे फिर एक्सपेंस बनता है। इसी तरीके से उल्टा हो सकता है। ये दूसरी चीज तो भी होगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की, मैंने आपको बता दिया। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? सर प्रीपेड एक्सपेंस को अब हम डेबिट करेंगे एज एन एसेट, हमारा रहेगा वो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ये मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा हूं, जैसे उसमें मैंने 5000 किया था। और अगर आपने पहले ही ठीक किया था फिर एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंटेंट को पहले ही पता था ये तो अगले साल का है, तो तब उसने क्या एंट्री की होती? तब एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की होती, तो उसमें नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से की होती। जब उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 रुपया दे दिया तो उसने वहां पर ही एंट्री की होती इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 10,000। ये भी कर सकते थे। तो इसमें फिर लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपका अलग से दिखेगा ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस 5000, प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। तो आपको लॉजिकली फिर सोचना है सर इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है, वो जाएगा आपका पीएनएल में। प्रीपेड इंश्योरेंस तो अभी खर्चा नहीं है, वो तो अगले साल का खर्चा है, तो अगले साल के पीएनएल में जाएगा, तो इसको हम बैलेंस शीट में लेंगे एज एन एसेट। आई होप आपको ये समझ आ गया। तीसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग, अब एक और चीज मैं बोलता हूं, नॉर्मली इनकम्स के आगे जो रेवेन्यूज के होते हैं उसके अगर अभी मुझे मिला नहीं है तो उसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं एक्रूड। क्या यूज करते हैं? एक्रूड नॉर्मली। और एक्सपेंस के साथ नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इनकम्स के लिए एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट अगर मेरी इनकम होने वाली है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच हैज नॉट बीन येट पेड, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल का खर्चा जाना चाहिए। जैसे अभी मार्च आ गया, अब एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं 7 अप्रैल को, मतलब 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मार्च की जो एम्प्लॉयज की सैलरी, जब से मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 है सारी, अब मार्च की सैलरी जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगे मार्च के, तो क्या मैं मार्च का सैलरी लूंगा मार्च के पीएनएल में? यस सर, क्योंकि ये इस पीरियड का खर्चा है, ये इस साल जाना चाहिए। क्या आपने अभी एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी है? द आंसर इज नो। सर सैलरी तो हम उनको 7 तारीख को देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर सैलरी का खर्चा तो डालना पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे? सर सैलरी का खर्चा तो डालेंगे, वो उसमें तो कोई डिनाइल है नहीं, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया खर्चा तो है ना सर। हाँ खर्चा है, ट्रांजैक्शन ओकर हो गई है, एक्सपेंस इनकर हो गया है, पेमेंट अभी नहीं की है, बट एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से द एक्सपेंस हैज एक्रूड, इट हैज नॉट बिकम येट ड्यू। एक होता है एक्रू एंड ड्यू, दूसरा होता है एक्रूड बट नॉट येट ड्यू। हमारी एग्रीमेंट है कि सैलरी आपको 7 तारीख को मिलेगी, तो ड्यू ये हो जाएगा कब? 7 तारीख को, बट एक्रू तो हो गया है, एक्रू तो हो गया है, क्योंकि हर दिन आप बोल सकते अगर उसने 10 दिन का काम कर दिया तो आपको उसका 10 दिन का सैलरी तो देना पड़ेगा, बाद में ही देना है तो देना तो पड़ेगा। तो इस साल का, इस मंथ का खर्चा तो 50,000 है सैलरी का, तो इस साल के पीएनएल में 50,000 का खर्चा तो जाना ही चाहिए मार्च का। तो सर मार्च में हम सैलरी को डेबिट करेंगे, बट अभी सैलरी दी नहीं है, तो ये बोलेंगे ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना है। तो हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग एंट्री करेंगे, टू सैलरी
आउटस्टैंडिंग अकाउंट 50,000। तो आपने क्या किया, आपने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। अभी तक आपने सैलरी का कोई खर्चा नहीं डाला था, बट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ये जो मार्च था मेरे दोस्तों, इसकी 50,000 की सैलरी जो थी वो इस साल के पीएनएल में जाना चाहिए। यहाँ तक तो आप जब जब पे करते रहे थे तो एंट्री तो करते रहे थे, इसकी आपने एंट्री नहीं की है, तो इस 50,000 की आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का खर्चा मान के, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको क्रेडिट करते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में देखोगे, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू योर स्टाफ, they are the employees, they are the persons, the amount which you have to pay to specified persons, they are known as representative personal account। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करता है उन सारे एम्प्लॉयज को जिनको आपको सैलरी देनी है। तो इट रिप्रेजेंट्स सम पीपल ना, जिनको तुम्हें पे करना है। आप उनके नाम से नहीं रखते हो, क्योंकि आप एम्प्लॉयज के खाते वैसे नहीं खोलोगे कि लतीफ को इतनी सैलरी देनी, उसको इतनी सैलरी देनी। आप सैलरी आउटस्टैंडिंग रखते हो, और बाद में जब आप 7 तारीख को पे करोगे, 7 अप्रैल को जब आप पे करोगे, फिर आप एंट्री करोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि तब आप नहीं बोलोगे सैलरी खर्चा, सैलरी का खर्चा आपने लास्ट मंथ में ले लिया था, अब ये उस सैलरी को पे किया था जो आउटस्टैंडिंग था, तो अब उस लाइबिलिटी को डेबिट करोगे। जो लाइबिलिटी आपने रखा था 50,000 का, उसको खत्म करोगे। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हो, डेबिट करते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 50 लाख सॉरी। तो इस तरह से आप 7 अप्रैल को ये वाली एंट्री करोगे। बट अभी हम 31 मार्च की बात करते हैं, तो 31 मार्च को सर ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, हमें सैलरी का खर्चा लेना पड़ेगा और सैलरी आउटस्टैंडिंग को हमें लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा। तो सैलरी का खर्चा जो पीएनएल में जाएगा, ये जो इतने साल में सारे लाख में जो 5.5 लाख का खर्चा हो गया ये, प्लस ये 50,000 का, तो 6 लाख का खर्चा पीएनएल में जाएगा। एज्यूमिंग 50,000 हर साल है, हर महीने है, और बैलेंस शीट डेट पे 50,000 आपका क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये सैलरी जाएगा पीएनएल में, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कोरिलेशन बिटवीन द पीएनएल एंड बैलेंस शीट दिखाया था। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है एक्रूड इनकम। उसके बाद आपका रहता है एक्रूड इनकम। अब इनकम की कंटेंट, इनकम एक्रू हो गई है बट अभी आपको मिली नहीं है। अगर आपको इनकम एक्रू हो गई और मिल गई, नॉर्मली केस में अगर इनकम आपको मिल गई, आप एंट्री क्या करोगे, सपोज रेंट है, आपकी बिल्डिंग है, आपने किसी को रेंट पे दे दी है, तो आपको रेंट आपकी इनकम आएगी, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है क्योंकि आपको रेंट मिल रहा है। तो आप एंट्री क्या करते हो नॉर्मली जब आपको रेंट मिलता है, सर हमें रेंट मिलता है, हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सपोज मुझे 10,000 का मतलब रेंट मिलता है, तो मैं सर ये एंट्री करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मेरा जो टेनेंट है जिससे मैं रेंट लेता हूँ वो 2 तारीख को देता है, तो हर महीने वो 2 तारीख को एंट्री पेमेंट देता है मुझे, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट करता हूँ। जब 31 मार्च आएगा, 31 मार्च जब आएगा मेरे दोस्तों, क्या मुझे रेंट की एंट्री मतलब रेंट की इनकम लेनी चाहिए पीएनएल में? सर हाँ, इस मंथ भी लेना चाहिए, मार्च का भी 10,000 लेना चाहिए। तो क्या मुझे 10,000 मिला है? सर नहीं मिला है, तो रेंट की इनकम ले लूँ? सर रेंट तो लेना पड़ेगा। मैचिंग कंसर्न बोलता है जो रेवेन्यू जिस पीरियड से पर्टेन करते हैं वो तो उस पीरियड में लेने चाहिए, चाहे आपको पैसा मिला या नहीं मिला। सर रेंट तो मार्च का है तो मार्च की इनकम आनी चाहिए, तो मैं टू रेंट तो करूंगा, ये इनकम तो बुक करूंगा। इनकम को बुक करना होता है इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम अगेंस्ट। सर रेंट तो मैं क्रेडिट करूंगा, सर कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, द रेंट हैज एक्रूड बट आई हैव नॉट रिसीव्ड इट। तो ये मेरी इनकम है, तो मैं क्या करूंगा, एसेट खड़ा करूंगा, मैं एंट्री करूंगा एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया। तो मैंने क्या किया, एक एसेट माना कि ये मुझे लेना है पैसा, इट रिप्रेजेंट्स। अब मैं उसको डेटर तो नहीं बोल सकता, डेटर तब होता है जब मेरा बिजनेस है यही होता है रेंटिंग का, तब वो मेरा डेटर रहेगा ना। डेटर हम बोलते हैं उस बंदे को जो गुड्स हमसे लेता है उधार में, ठीक है ना। तो सपोज तो मेरा डेटर है नहीं बट मुझे तो इनकम लेनी है, तो ये मेरा एसेट रहेगा क्योंकि इसके बेस पे मुझे उससे 10,000 रुपया मिलेगा ना उस बंदे से। तो इट इज अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उस बंदे से मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, तो मैं उस बंदे का नाम नहीं रखता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, अपना एसेट क्रिएट करता हूँ। अगले महीने में जब वो मुझे 2 तारीख को पे करेगा, तो मैं तब रेंट की इनकम नहीं मानूंगा क्योंकि इनकम तो मैंने ऑलरेडी दिया था। 2 अप्रैल को जब वो मुझे पे करेगा तब मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आएगा 10,000, और जो मैंने बोला था कि एक्रूड रेंट के ब्याह पे मुझे 10,000 रुपया आएगा वो अब नहीं आएगा, वो आ गया, तो उसको मैं क्या करता हूँ,
उसको क्रेडिट करता हूँ एक्रूड रेंट। अब एंट्री कर रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट। यू विल नॉट बिलीव, मेरा लैपटॉप कल से 3 बार हैंग हो गया है लेक्चर रिकॉर्ड करते करते, और फिर मुझे नए से एंट्री करनी है। तो जो बाकी एंट्रीज इसमें है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी, क्योंकि मेरा स्क्रीन अब बिल्कुल ही फ्रीज हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा प्लीज़ वो देख लेना, पार्ट 2 में इसके आ जाएगा।